वेलकम बैक। मैं अमर कुमार कुशवाहा। एक के सर मैथमेटिक्स में आज सवाल नंबर सेकंड है। देखेंगे ध्यान से। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम को सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो बेलन के आकार का हो, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो। ध्यान देंगे, यह 3 लाइन, इतना बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 लाइन पढ़ने से हमको बस यही जानकारी मिल रहा है कि एक बेलन है और दोनों तरफ शंकु जुड़ा हुआ है। जो उसका सर्किल वृत्त है, दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है, इधर शंकु है, इधर शंकु है और बेलन से जुड़ा हुआ है। 3 लाइन पढ़ने से बस हमको यही जानकारी मिला। किसी प्रकार इसका मापन भी उसमें नहीं दिया है, तो इसीलिए बार बार समझाते हैं कि भाषा ज्यादा लिखा है सवाल में, तो ऐसा नहीं है कि सवाल कठिन है। हो सकता है कुछ लिखा हो तो उसको समझ हमारे पास होना चाहिए, इसीलिए बार बार समझा रहे हैं। समझ विकसित होना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है एग्जाम में यही सवाल आए, इसी टाइप का दूसरा भी सवाल आ सकता है। तो समझे रहेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। तो आगे हम ध्यान देंगे। इस मॉडल मतलब ये पूरा फिगर का व्यास देखेंगे, फिगर में हम ड्रा किए हैं 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई मतलब पूरा यह लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई मतलब ये भी दे दिया 2 सेंटीमीटर, ये भी दे दिया 2 सेंटीमीटर हो, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन बताना है। तो ध्यान देंगे, पहले हमको जब यह 12 सेंटीमीटर दिया था या 3 सेंटीमीटर दिया है या 2 सेंटीमीटर दिया है, तो पहली तो यह 12 सेंटीमीटर टोटल है, तो 2 सेंटीमीटर उसी में है, 2 सेंटीमीटर उसी में है, दोनों मिला दिया जाए तो 4 सेंटीमीटर और टोटल लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा 8 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई हमको ज्ञात हो जाएगा। और इसका व्यास दिया है, हम फिर से लिखेंगे नहीं इसीलिए बता दे रहे हैं। व्यास टोटल दिया है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम इसलिए पूरा ये फिगर में हम समझा देते हैं बच्चे, ताकि हमको दोबारा तुम लोगों को बताने की आवश्यकता या लिखने की आवश्यकता न हो। एग्जाम में लिख सकते हो, क्योंकि यही सब लिखना है। टाइम कम के लिए यहाँ पर तुम लोग को बेहतर समझाने के लिए, भूले मत, उसके लिए हम सब चीज फिगर में बताते हैं, क्योंकि फिगर समझना इंपॉर्टेंट है। अब हमको टोटल चीज हमको मालूम हो गया, तो हम डायरेक्ट जो हम फार्मूला हमको आता है वो अप्लाई कर सकते हैं। लिखेंगे रचेल दोबारा, वो भी हम अपने मन से नहीं लिखेंगे बच्चे, यही लाइन लिखेंगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन दिस इक्वल टू, ध्यान देंगे पहली चीज बेलन है, बेलन का आयतन हमको मालूम है कितना होता है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। प्लस में शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच भी होता है, सही है। लेकिन यह एक शंकु का हो गया, एक और शंकु दिया है वो भी प्लस हो जाएगा। दिस इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिस सेम है ना, आपस में प्लस हो जाएगा। दिस इक्वल टू, या तीनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, तीनों में कॉमन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यानी दिस इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस में 1/3 प्लस में 1/3, दिस इज ब्रैकेट। ध्यान देंगे यहां पर पाई का मान दिया नहीं है रखने के लिए, तो हम 22/7 लिखेंगे। ओके, दिस इक्वल टू
पाई का मान 22/7 इंटू में, ध्यान देंगे या बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों सेम है, दोनों सेम है, यानी 1.5 दोनों के लिए सही है, यानी उसमें यह नहीं है कि किसका है, ठीक है ना। और इसमें ऊंचाई में हम कॉमन किए हैं, हमारा गलत हो जाएगा बच्चे, ऊंचाई में हम कॉमन किए हैं गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई ध्यान देंगे यह हम 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं, ओके, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, कोई बात नहीं, हम इसी में हम पाई आर स्क्वायर हम कॉमन कर लिए हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिए हैं, तो यहां पर क्या बचा है, H1 बचा है, और यहां पर क्या बचा है, H2, और यहां पर H2, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे R का स्क्वायर है, इसीलिए क्योंकि यह H1 हमारा बेलन का ऊंचाई है, H2 किसका है, शंकु का है, तो इसलिए हम कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर H1 बच गया है, यहां पर क्या बचा है, H2 बचा है, यहां पर क्या बचा है, H2 बचा है। हम इसी को हम सिंपल में ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस H2/3, H2/3, कोई बात नहीं, दिस इक्वल टू R का मतलब है क्या, 1.5, 1.5, हमारा त्रिज्या समान होगा दोनों के लिए, लेकिन ऊंचाई दोनों का अलग होगा, दिया भी है, फिगर में भी दिया है, हम बता चुके हैं। दिस इक्वल टू H1 का मान कितना है बच्चे, 8 है, लिख लेंगे, प्लस में H2 ये दोनों सेम है, हम 2 हम इंटू कर सकते हैं, 2 नहीं तो फिर हम आगे H2 का मतलब 2 बाई में 3 प्लस में 2/3, दिस इज ब्रैकेट, हम मात्रक बोले हैं लास्ट में लिख लेंगे, ध्यान देंगे, दिस इक्वल टू, इसको यह दोनों आपस में इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22/7, और 1.5 का 1.5 के साथ इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, अभी नहीं करना है तो नहीं करते हैं, वैसे रहने देते हैं 1.5, 1.5, ध्यान देंगे, दिस इक्वल टू एलसीएम लेंगे, यहां पर कुछ भी नहीं, क्या है 1 है, यानी 3 का इंटू करना पड़ेगा, तो 8 का 3 में इंटू करेंगे, प्लस में 2 प्लस में 2 बाई में 3, दिस इज ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिस इक्वल टू 22/7 इंटू में 1.5 इंटू में 1.5, और यह कितना हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, इंटू, कितना हो जाएगा 28/3, 1.5 से यह 3 कितना में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, दिस इक्वल टू 1 और दिस इक्वल टू 2, और 2 से 28 कितना में कट जाएगा, 1 बार में, और यह 14 बार में, और 14 से दिस इक्वल टू 7 से 2 बार में कट जाएगा, और 14 दिस इक्वल टू 1 बार में, हमारा बचा क्या, दिस इक्वल टू 22 बाई में कुछ बचा नहीं है, 1 है, 1 का डिवीजन होगा तो वही संख्या मिलेगा, इंटू में 1.5, फिर से इधर आगे चलेंगे तो क्या बचा है, 2 बचा है, दिस इक्वल टू 1.5 में 2 का इंटू करेंगे, दूना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 का 22 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 66, और साथ ही यह किसमें है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, दिस इज क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बच्चे यह सवाल को ध्यान से यदि हम देखेंगे तो यह सवाल इतना बड़ा लिख दिया है लैंग्वेज कि यदि बच्चों के एग्जाम में आ जाए तो बच्चे देखकर ही कहेंगे हम नहीं लगा पाएंगे, लेकिन यह सवाल को अभी हम समझाए हैं, देखेंगे कितना आसान है स्टेप है इसका,
कैलकुलेशन भी कितना आसान है, फिगर भी कितना आसान है, बशर्ते हमको समझ आना चाहिए, समझ होना चाहिए कोई भी सवाल सॉल्व करने के लिए। तो बच्चे कोई भी सवाल जब प्रैक्टिस करते हो, घर पर लगाते हो, तो इतना ध्यान जरूर होना चाहिए कि सवाल को पहले हम बेहतर तरीके से समझ में हमको है कि नहीं है, सवाल का स्टेप हम समझ पा रहे हैं कि नहीं, जो कहा है भाषा वो हमको समझ में आ रहा है कि नहीं। यह नहीं है कि टीचर बताए हैं, सॉल्यूशन बताए हैं, ए चलो ऐसे ऐसे हो जाता है, नहीं, वैसा नहीं। वह उस सवाल के लिए बच्चे हमको स्टेप लाइन का मतलब हमको समझ में आना चाहिए, तभी जाकर हम सवाल लगा सकते हैं। और जब लाइन का मतलब हमको समझ में आ रहा है, सवाल का मतलब समझ में आ रहा है, तो उसको करने का स्टेप भी हमको मालूम होना चाहिए कि यह फार्मूला लगेगा, इसका फिगर ऐसा होगा, तब जाके लगा पाएंगे। और इस टाइम मौसम भी ठंडी का मौसम है, ठंडी लग रहा है, तो ठंडी के वजह से आलस नहीं करेंगे बच्चे, क्योंकि यदि कष्ट हो रहा है, ठंडी लग रहा है, तो उसका यदि मेहनत कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी बच्चे बेहतर मिलेगा, क्योंकि वही कष्ट है, वही दुख है, और दुख और कष्ट सब कोई नहीं झेल पाता है। तो जो झेलेगा निश्चित ही उसका नॉलेज भी इंक्रीज होगा, और आने वाले एग्जाम में उसका तैयारी भी बेहतर करके आने वाले एग्जाम में अच्छा परसेंटेज भी उसका मिलेगा, क्योंकि मेहनत का फल लेट ही सही लेकिन हमेशा जब मिलता है तो मीठा ही मिलता है। तो इसीलिए कि आलस न करके अपना पढ़ाई करें, थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा है तो उसको झेले, क्योंकि हम अभी बताए हैं कष्ट सभी कोई नहीं झेल पाता है, उतना शक्ति नहीं है कि सब कोई कष्ट झेल ले। तो जो झेलता है तो निश्चित ही उसका परसेंटेज भी बेहतर मिलता है। ठीक है बच्चे, अपना तैयारी करें और हर सब्जेक्ट का पढ़ाई करें, ताकि आने वाला एग्जाम बेहतर तरीके से लिख सके, बिना टेंशन का, बिना और कोई किसी प्रकार का, बिना एग्जाम में दिक्कत का अपना एग्जाम दे। ठीक है, ओके।